हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, दिल लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग पेपर में स्कोर कर पा रहे होंगे। तो आज बच्चों हम यहाँ पर आए हैं वापस से दो इंटरेस्टिंग से, तो हाँ मैं हर एक को इंटरेस्टिंग ही बोलती हूँ वैसे, तो आज हम वापस आए हैं बच्चों यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग से प्ले को करने, एक हमारी फर्स्ट फ्लाइट से और एक हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। तो एक है बच्चों दी प्रपोजल और दूसरा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो आइए बच्चों हम लोग हमारी सेकेंड लास्ट क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोग करने वाले हैं बच्चों समरी ऑफ चैप्टर्स या समरी ऑफ सिंपली, जिनको हम हमारे प्ले कहते हैं। दोनों प्ले के समरीज को हम करने वाले हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दी प्रपोजल के साथ, जो कहानी है नटालिया और लोमोव और उनके फादर चुबुकोव की, जिसमें नटालिया शादी करना चाहती थी, लोमोव भी शादी करना चाहता था, लेकिन लोमोव चाहता था कि जल्दी से कोई लड़की मिले। नटालिया को पता नहीं था कि लोमोव उसकी शादी का रिश्ता लेकर आया है। तो कैसे पूरी की पूरी सिचुएशन जाती है, क्या क्या होता है, आइए बच्चों इस क्लास के अंदर इसी चीज को देखते हैं। जी बच्चों, तो प्रपोजल जिसमें हमने देखना है नटालिया, लोमोव और चुबुकोव की स्टोरी को, तो पहले इसकी समरी देख लेते हैं। यानी प्रस्ताव, जिन्हें हम सिंपल टर्म्स में प्रपोजल कहते हैं। ये जो प्रपोजल है बच्चों, ये एक विनोदी नाटक है, यानी एक ऐसा नाटक है जिसमें आयरनी, जिसमें मजाक बनाया गया है, जहां एक 35 वर्षीय कुंवारा इवान लोमोव नाम का आदमी अपने 25 वर्षीय बेटी नटालिया स्टेपनोवना को प्रपोज करने के लिए अपने पड़ोसी स्टीफन चुबुकोव के पास आता है। यानी नटालिया स्टेपनोवना का फादर कौन था? स्टीफन चुबुकोव के पास आता है। लोमोव और नटालिया दोनों शादी करने के लिए बेताब है। लोमोव को लड़की चाहिए और नटालिया को लड़का। हालांकि लोमोव नटालिया को अपने लिए एक आदर्श मैच नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि यार वो इतनी सुंदर भी नहीं है, लेकिन उसकी क्योंकि शादी की उम्र हो चुकी है, वो पोपटलाल जैसा हो गया है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि चलो जैसी भी होती है शादी हो गया। फिर भी अपनी सीमाओं को जानते हुए, अपने ड्रॉबैक्स को, अपनी लिमिट्स को जानते हुए वह एक कदम उठाने का फैसला करता है कि नहीं, अभी और कोई नहीं तो नटालिया ही सही। नटालिया ने केवल काफी अच्छी दिखने वाली और पढ़ी लिखी है, बल्कि वह एक उत्कृष्ट हाउसकीपर भी, यानी बहुत ही अच्छी हाउसकीपर, बहुत ही अच्छा काम करती है। जहां तक लोमोव का संबंध है, उससे पहले तो वह 35 वर्ष की नाजुक उम्र में है, यानी वो एक ऐसी उम्र में है जिसमें उसकी शादी नहीं हुई, तो शायद आगे भी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात यह है कि उसे घबराहट, आत्मविश्वास की कमी और कमजोर स्वास्थ्य के कारण उसके पास नटालिया को प्रपोज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब लोमोव में खुद में इतनी गलतियां थी कि उसे घबराहट रहती थी, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, उसका स्वास्थ्य भी काफी कमजोर था। इन सभी कारण की वजह से उसके पास नटालिया को प्रपोज करने के अलावा, यानी एक ऐसी लड़की को प्रपोज करने के अलावा जो उसे घर के जस्ट साइड में रहती है, उसके अलावा उसके पास और भी कोई विकल्प नहीं था। दूसरी ओर नटालिया किसी के द्वारा प्रस्तावित करे जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। वो चाहती थी कि कोई ना कोई तो आए उसके लिए शादी करने को। तो ये हमारी स्टोरी का बैकड्रॉप है। जब लोमोव नटालिया के पिता शुबुकोव के पास की यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे शादी करने आया है, तो वह बूढ़ा आदमी जो एक अपनी बड़ी बेटी के पिता बनने का बोझ महसूस करता है, वह बड़ा ही खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मेरी पुत्री की शादी हो जाएगी। उन्हें पूरा यकीन था कि नटालिया इस प्रस्ताव के लिए आसानी से सहमति दे देंगी, क्योंकि नटालिया को भी शादी करने की बहुत जल्दी थी। वह नटालिया को बाहर बुलाने के लिए दौड़ते हैं और चले जाते हैं और नटालिया को भेज देते हैं। हालांकि जब नटालिया ड्राइंग रूम में आती है, तो वह लोमोव को एक औपचारिक पोशाक में देखकर, यानी एक फॉर्मल ड्रेस में देखकर, कैसे उसको फॉर्मल ड्रेस में देखकर बड़ी चकित हो जाती है, हैरान हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिता को नहीं जानती थी कि वह प्रपोज करने आया है। वह यहाँ पे, यानी उसके पिता ने उसको ये चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पर जो वो है, यानी वो कौन, यहाँ पे जो लोमोव है वो उसको प्रपोज करने आया है। पिताजी ने बस इतना बोला था कि कोई मर्चेंट आया है, कोई बंदा आया है अपना सामान लेने के लिए, बस इतना बोल के उसके पापा साइड हो गए थे। वह तुरंत एक दृश्य बनाती है कि पता नहीं क्यों आया होगा। उन्माद में वह अपने पिता के लोमोव के तुरंत वापस लाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर इन दोनों की ना बच्चों लड़ाई हो जाती है, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है ऑक्सन मीडोज के ऊपर। तो जैसे लोमोव अपना प्रस्ताव उसके सामने रख रहा था कि हमारी दोस्ती पहले से है, हमारे फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है, तो क्यों ना हम लोग भी अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि तुम्हारे बर्चवुड्स हैं, मेरे ऑक्सन मीडोज हैं, तो क्यों ना हम शादी कर लें। जैसे ही नटालिया ने सुना कि ऑक्सन मीडोज इसके हैं, तो वो उसमें से लड़ने पड़ती है कि ऑक्सन मीडोज तेरे कैसे हो सकते हैं, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। तो ये बात इतनी बढ़ जाती है कि
कि ऑक्सन मीडोज जो एक लैंड था, एक पीस ऑफ लैंड था, उसमें इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि लोमोव और नटालिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। बीच में चुबुकोव को भी आना पड़ता है, वो एक दूसरे को गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, पेटिफॉगर बोलते हैं, खानदान के बारे में बोलते हैं, और इस तरीके से चुबुकोव और नटालिया लोमोव को धक्के मार के घर से बाहर निकालते थे कि जा, यहाँ पे आया क्यों था। तो इसके जाने के बाद जब पिताजी उसके बताते हैं, चुबुकोव बताता है नटालिया को कि वो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था, तो नटालिया ने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वो रिश्ता लेकर आया था। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि वो यहाँ मेरा रिश्ता लेकर आया है तो मैं कब का मान गई होती, मैं इतनी लड़ाई करती ही नहीं, अब जाओ और उसको वापस लेकर आओ। तो अब दोनों में लड़ाई जाती है, पिता और पुत्री एक दोनों पर आरोप लगाते हैं कि भैया आपकी वजह से वो चला गया। हालांकि पिता लोमोव के पीछे भागता है और उसे वापस वहां पर लेकर आ जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। इस बार नतालिया लोमोव के लिए बहुत प्यारी तरीके से बात करती है, लेकिन वह ये नहीं जानती कि लोमोव किसे प्रपोज करना है। लेकिन लोमोव आता है, अच्छा मुझे प्रपोज करना था, अच्छा किसे? कहता ओ मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था। मतलब ऐसी पागलपंती चल रही है उसकी यहाँ पर। दुर्भाग्य से प्रस्ताव बनाने से पहले ही दोनों के बीच एक और तर्क हो जाता है। अब वो दोनों बात करने लगते हैं अपने डॉगी के ऊपर। एक का नाम था स्क्वीजर और एक का नाम था गैस। इन दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है उन डॉग्स को लेकर। जब लोमोव बोलता है कि नहीं भैया मेरा गैस अच्छा है और वो बोलती है कि नहीं मेरा स्क्वीजर अच्छा है, और दोनों में यहाँ तक लड़ाई बढ़ जाती है कि दोनों में से किसका डॉग ज्यादा महंगा है और कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, यानी किस डॉगी पे ज्यादा पैसा खर्चा गया और वो पैसे के लायक था। दुर्भाग्य से प्रस्ताव करने से पहले दोनों में दूसरी बार तर्क हो जाता है, यानी लड़ाई हो जाती है। इस बार अपने अपने कुत्तों की श्रेष्ठता पर वह झगड़ने लगते हैं। नटालिया को लोमोव के कुत्ते में गैस की कमियां नजर आती हैं कि भैया इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कमियां नजर आती हैं उसको। जबकि लोमोव को लगता है कि गैस चुबुकोव के स्क्वीजर अच्छा डॉगी गैस कि वो उसके गैस नहीं, उसके गैस से बेटर है, उसके स्क्वीजर से कहीं बेहतर कुत्ता है। जल्दी दोनों में एक बार फिर भड़क उठते हैं और चुबुकोव भी उनके साथ ही ले लेता है कि नहीं तुम ऐसे करते करते लड़ाई बढ़ जाती है। वह बार बार एक दूसरे को गाली देते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लोमोव जारी रखने के लिए बहुत कमजोर थक कर गिर जाता है और एक कुर्सी पर बैठ के गिर जाता है। यानी वो इतना बोला, उसे इतनी घबराहट हुई मन से कि उसमें से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो एक सीट पर जाकर गिर गया। ये देखकर नटालिया बेहोश आदमी को मरा हुआ समझकर रोने लगती है कि ये तो मर गया पापा, ये तो मर गया, शादी होने से पहले ही मर गया। चुबुकोव पूरी तरह घबराया हुआ था कि उनके घर में एक मौत हो गई है, लेकिन जिस क्षण उन्हें पता चलता है कि लोमोव मरा नहीं है, वे अपनी पूरी उपस्थिति के साथ वह लोमोव के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हैं और नटालिया की ओर से शादी के लिए सहमति देते हैं कि बेटा मेरी बेटी तुमसे शादी के लिए मान गई है, जाओ और इसे जल्दी से शादी कर लो। वे अपना आशीर्वाद देते हैं और एक दूसरे को उनको चूमते हैं कि भैया जाओ, यू कैन किस द ब्राइड एंड द ब्राइड इज योर्स, तुम्हारी लड़की हुई। वह पूरे नाटक को अंजाम देने के लिए दौड़ता है ताकि नटालिया से शादी करने के भार उसके कंधों से दौड़ जाए। तो वो अपने इस बात अंजाम देने के लिए से पागल हो जाता है कि नहीं बेटा मेरी बेटी की शादी हो जाए, भले कैसे भी आदमी से हो, भले उसे घबराहट हो, जैसी भी बीमारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। और अपने पूरे होशो आवाज में वो अपने कंधों से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नटालिया के दे देते हैं लोमोव कि भैया आज से तेरी बीवी, तू ही इसको संभाल। हालांकि प्रस्ताव परिपक्व होने के बावजूद लोमोव और नटालिया अभी भी कुत्तों की श्रेष्ठता पर लड़ाई कर रहे थे। इन दोनों की शादी हो गई लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे थे। जब पर्दा गिरता है तो पाठक दोनों की शादी के बस जोड़े को भाग्य के बारे में अनुमान लगा रह जाते हैं कि अब इनका क्या होगा, इन दोनों की शादी जिंदगी में चलेगी या नहीं चलेगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसके ऊपर हमें किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, व्हाट डज चुबुकोव सस्पेक्ट दैट लोमोव हैज कम फॉर। जब स्टार्टिंग में लोमोव उनके घर आता है तो चुबुकोव को क्या लगा कि लोमोव वहां पर क्यों आया है या वो क्या करने आया है। सेकेंड है, व्हाट गेस डज चुबुकोव मेक अबाउट द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। उसके बाद लोमोव के वहां आने की विजिट के ऊपर चुबुकोव का क्या कहना है और उसने उसे कैसे ट्रीट किया। तीसरा है, चुबुकोव को गेस क्या था कि लोमोव क्यों आया हो सकता है और उसने उसके बारे में क्या बोला। Initially, what Chubukov think about Ivan's intention and Lomov's intention, क्या वो चीजें सही थी, क्या लोमोव उसी काम के लिए आया था। On seeing Lomov in the house, Chubukov is suspicious about the visit. जब लोमोव उनके घर में आता है तो उसकी यात्रा के बारे में बड़ा संदेह हुआ कि यहाँ पर क्यों आया है। He guessed Lomov has come with the intention of borrowing some money from him. उसे लगा कि वे अनुमान लगाते हैं कि लोमोव उधार लेने के इरादे से यहाँ पर आया है। He gives out the mind through thought aside, उसने अपने दिमाग के माइंड को असाइड किया that he is not going to accede to Lomov's request, कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो पैसा मांगने भी आया तो वो उसको मना कर देगा। and shall not give him any money, और वो उसे कुछ भी पैसा
नहीं देगा, जबकि ओरिजिनली वो पैसा मांगने नहीं आया था, वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया था। इज चुबुकोव सिंसियर व्हेन ही सेज आई ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल इफ यू वर माय ओन सन? तो जब वो कहते हैं कि अरे मैं तो, जब वो बड़े खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, तो वो लोमोव को बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें अपने बेटी जैसा प्यार करता था, थैंक गॉड तुमने मेरी बेटी से शादी करने की बात कर ली। तो क्या वो बात सच थी? क्या वो सच में उसे अपने बेटे जैसा प्यार करते थे? जी नहीं, बेटा तो दूर दूर की बात, वो तो उसे मतलब क्या ही बताएं, क्या ही समझते थे वो उसे। How do you feel that Chubukov is a hypocrite? आपको कैसे पता है कि चुबुकोव जो है वो एक पाखंडी इंसान है एंड उनके मन में कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं है लोमोव के लिए? दो चीजें, बिकॉज एक तो पूरी स्टोरी में वो लोमोव को बहुत कुछ उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो अपने बेटे को तो इस तरीके की कोई उल्टी बातें नहीं बोलता। और दूसरी चीज बच्चों जो हमें खास ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टार्टिंग में आते हुए लगा कि तो पैसे मांगने आया है, पैसे मैं नहीं दूंगा। बेटा मानता होता तो पैसे देने को भी मना नहीं करता। चुबुकोव इज अ हिपोक्रेट, वह एक पाखंडी इंसान है और उसके मन में कोई भी अच्छी फीलिंग्स नहीं है लोमोव के लिए। इनफैक्ट उसे लोमोव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड व्यूज हिम विद सस्पिशन, और जब वो आता है तो उसे शक की निगाहों से देखता है। The extent of Chubukov's hatred becomes clear आगे हमारे प्ले में, later in the play, जब he joins his daughter in condemning and abusing Lomov and his family। जब वो और उसकी डॉटर दोनों के दोनों लोमोव की फैमिली की निंदा करने लगते हैं, तब हमें और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से लोमोव से झूठ बोल रहा था कि अगर तुम मेरे बेटे, तो मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा प्यार करता हूँ। जी नहीं, बेटा तो दूर दूर की बात, दुश्मन जैसा भी नहीं समझता था वो उसको। Has Lomov come to propose Natalia out of feeling of love for her or there are some other reasons for it? क्या लोमोव को नटालिया अब सच में पसंद थी या और कोई रीजंस थे जिसकी वजह से लोमोव यहाँ पर शादी करने आया था? या लोमोव ने मैरी करने की क्यों सोची कि नटालिया से? लोमोव थिंक दैट नटालिया इज एक्सीलेंट हाउसकीपर। लोमोव को ऐसा लगता था कि नटालिया एक बड़ी अच्छी हाउसकीपर है और वो बहुत बैड लुकिंग तो नहीं है और काफी वेल एजुकेटेड भी है। इससे हमें ये पता लगता है कि वो सिर्फ उसकी आउटर अपीयर, उसकी क्वालिटीज से, उसको सिर्फ उसकी क्वालिटीज मैटर कर रही हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहा है कि अच्छा मेरे को ऐसी लड़की से शादी करनी है, प्रैक्टिकली थिंकिंग, वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहा है, इमोशनली वो नहीं सोच रहा। उसको प्यार नहीं था नटालिया से। ही इज अफ्रेड कि जिस तरीके से वो 35 साल का हो गया और जो उसे पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है और उसकी जो खराब हेल्थ है, अगर ये चीजें आगे जाके और खराब हो गई तो नटालिया क्या, उसको तो कोई भी नहीं मिलेगी। तो उस समय उसे जो ऑप्शन सही लगा, उसके घर के पास लगा, जो उसे लगा कि हाँ ठीक है, इससे शादी करना आसान है, एक समझौता करना आसान है, तो ही गॉट रेडी कि ठीक है मैं जाता हूँ नटालिया को ही प्रपोज कर लेता हूँ। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया ही कम्स टू प्रपोज नटालिया। उसकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के लिए वह और शादी करने से वंचित कर सकता है, इसलिए वह नटालिया को ही प्रपोज करने आता है कि चलो मैं इसी से ही शादी कर लेता हूँ। Do you think Natalia has really understood the hidden meaning of her father's word? एक लाइन मैंने बताई थी ना कि फादर ने कहा कि मर्चेंट आए हैं अपना गुड्स लेने, तो क्या ये लाइन जब फादर ने बोली थी कि मर्चेंट आए हैं अपने गुड लेने, तो क्या ये लाइन सही थी? क्या इसका रियल मीनिंग नटालिया समझ पाई थी? जी नहीं। चुबुकोव का मतलब था कि कोई आया है अपना हैंड, तो चुबुकोव का रियल मीनिंग था कि कोई आया है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, लेकिन नटालिया इन बिटवीन द लाइंस के मीनिंग को नहीं समझ पाई। उसको लगा कि शायद सच में कोई मर्चेंट आया है सामान लेने के लिए अपना। She meets Lomov, जब उसने देखा कि वो भैया बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में पहना हुआ है, and negligent begins to talk of casual matters like shelling peas for dry। और जब वो देखते भी है कि कोई आया है, लेकिन उसको लगा कि यार लोमोव है तो घर का ही खेती है, तो घर के पास वाला ही है, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे नॉर्मल बातें करने लग गई। उसे मटर के छिलके, मटर के गोले जैसे जैसी आकस्मिक बातें करने लग गई और उसने अपने पिता की बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पिता ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई मर्चेंट आया है अपने गुड्स लेने, यानी कोई मर्चेंट आया है, कोई व्यापारी आया है अपना सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर अगर वो समझ जाते कि उसके पिता किस टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो शायद वो कभी ऑक्सन मीडोज के ऊपर और अपने डॉगी के ऊपर लड़ती ही नहीं। What causes the first quarrel between Lomov and Natalia? दोनों के बीच में पहली लड़ाई क्यों होती है? Lomov's rigmaroling about his land ownings and particularly his statement that he has inherited the piece of land called Oxen Meadows that it touches Chubukov's birchwood is the cause of first quarrel between Natalia and Lomov. Lomov को अपनी जमीन के बारे में हट धार्मिकता के साथ जब उसने बोला कि नहीं यार ऑक्सन मीडोज तो मेरा और मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्चवुड से टच होता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरा ऑक्सन मीडोज, ठीक है, ये मेरा ऑक्सन मीडोज, इसके एक तरफ है बर्चवुड और एक तरफ है बर्न्ट मार्श। तो उसने बोला कि भैया मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्चवुड से टच होता है, तो उसने बोला कि तुम्हारा ऑक्सन मीडोज ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस लैंड के ऊपर जब उसने बोला कि मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बर्चवुड नाम के लैंड से टच होता है, यही उनकी पहली झगड़े का कारण बन गया। जब नटालिया ने बोला कि नहीं भैया तेरा लैंड कैसे हो सकता है, ये लैंड तो मेरा है।
फिर आता है हाउ डज नटालिया ट्राई टू कन्विंस लोमोव कि ऑक्सफोर्ड मीडोज उन्हीं के हैं। तो नटालिया ने अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए लोमोव को ऐसा क्या कहा, कैसे उसे कंफर्म कराया कि ये लैंड उसका है। Natalia asserts that the ancestors used to claim their land holding extended as far as the burnt marshes. उसने दावा किया कि उनके पूर्वज दावा करते थे कि उनकी जो भूमि है यानी जो उनका लैंड है वो बर्न्ट मार्श तक है, ठीक है, और उसी के बीच में ही उनके ऑक्सफोर्ड मीडोज भी शामिल हो जाते हैं। सो शी बिलीव्स कि अगर हमारा लैंड बर्च मार्श तक है, यानी अगर हम ये देखें तो वो कहती है कि अगर ये उनका लैंड है तो ये बर्चवुड है, ये ऑक्सफोर्ड मीडोज है, बर्न मार्श है, तो उसके हिसाब से ये पूरा लैंड उनका है, इसमें इनका लोमोव की फैमिली का तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से उसने क्लेम किया और उसने बोला कि देखो ये तो साफ बात है, तो हमें हमारे पूर्वजों से पता है, तो इसके बारे में तुम आर्ग्यू कर भी लोगे, तुम कुछ उल्टा बोल भी लोगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लैंड हमारा है, तुम्हें जो करना है तुम करो। फिर आता है हु इज अ पेटिफॉगर। एक पेटिफॉगर कौन है और चुबुकोव ने लोमोव को पेटिफॉगर क्यों बोला। पेटिफॉगर एक ऐसा यूज होता है जो अंडरहैंड या डिस्ट्रीब्यूटेबल मेथड्स यूज करता है अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। पेटिफॉगर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी बात साबित करने के लिए गुप्त और विवादित तरीके, यानी अपनी बात को सही करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं ना जो लोग, वो होते हैं पेटिफॉगर, जो गलत चीजों का यूज करते हैं अपने पॉइंट को सही बताने के लिए। तो यहाँ पर चुबुकोव जो है वो लोमोव को एक पेटिफॉगर बोलता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वो उसे धमकी देता है कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा तुम्हारी बात को गलत बोलने के लिए। वो कहते हैं कि ये तो मैटर ऑफ ओनरशिप है और ये ऑक्सफोर्ड मीडोज का केस मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम तो हो ही पेटिफॉगर, तुम तो वैसे ही वो तरीके आजमाते हो जो गलत होते हैं, तुम जान के ऐसे गलत तरीके से अपनी बात को सही करने की कोशिश करते हो, इसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं होता है। लोमोव क्लेम्स दैट ही हैज पेपर्स टू प्रूव द ओनरशिप। लोमोव बोलता है कि भैया मेरे पास तो पेपर्स हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। बाकी चुबुकोव बिलीव करता है कि देखो ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है नहीं और कोई फायदा ही नहीं होगा अगर तुम कोर्ट जाते भी हो, तो ये तुम बस एक बहाना लगा रहे हो, तुम किसी भी हद तक गिर रहे हो अपने पॉइंट को सही बोलने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भैया हम कोर्ट चले जाएंगे, जबकि हमें भी पता है कि कोर्ट जाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोर्ट लायक तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है ही नहीं। तो इस तरीके से चुबुकोव ने लोमोव की बात को डिसरिगार्ड कर दिया कि तू क्या जाएगा, तो पेटिफॉगर है, तो फालतू की बातों पे लड़ाई करता है। What happens to Natalia when she hears from her father कि लोमोव उनको प्रपोज करने आया है। जब नटालिया को पता लगता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने आया है तो उसके मन के भाव कैसे थे। नटालिया गेट्स द शॉक ऑफ हर लाइफ, तो जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगता है कि अच्छा उसके लिए एक लड़का आया शादी करने के लिए और उसने उसको इस तरीके से भगा दिया। From her father that Lomov had come to propose her, जब उसे पता लगता है कि लोमोव उससे शादी का हाथ मांगने आया था। She falls in an easy chair and wails urging her father to bring back Lomov। तो वो एक ऐसी कुर्सी पे गिर जाती है, इजी चेयर, आसान चेयर जिसे कहते हैं वो, जिसमें वो आगे पीछे बैठ के हम लोग ऐसे 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 झूलते हैं, तो वैसी चेयर पे गिर जाती है। एंड शी अर्जेस, और वो रिक्वेस्ट करती है अपने पापा को कि पापा जाओ और लोमोव को वापस लेकर आओ। She pretends as if she would die and wails hysterically। वो ऐसे कहती है पापा मैं मर जाऊंगी, पापा मैं नहीं जी पाऊंगी, जाओ और लोमोव को लेकर आओ, और रोने लगती है और तमाशा क्रिएट कर देती है। और इसमें उसके फादर लोमोव को वापस ले आते हैं। She keeps on wailing, यानी इस समय भी वो रोती ही रहती है। She kept on crying and blames her father, और वो बोलती है कि आपके चक्कर में चला गया वो, cursing, abusing and driving लोमोव out of the house। उसने बोला कि देखो आपने उसे गालियां दी, आपने उसे फालतू बोला, आपने मुझे पहले बताया होता ना कि वो मेरे लिए शादी का रिश्ता लेकर आया है, ये हरकतें तो मैं बिल्कुल नहीं करती, ऐसा तो हमारे घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी गलती है, सिर्फ आपकी वजह से लोमोव गया। तो इस तरीके से उसने अपने फादर को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। How did Natalia and Lomov defend their dogs? फिर दूसरी लड़ाई हो जाती है, अब हो जाती है डॉगीज पे, एक का नाम था स्क्वीजर, एक का नाम था गैस। अब वो स्क्वीजर और गैस पे कैसे लड़ते हैं। Natalia and Lomov defended their dogs Guess and Squeezer by claiming their superiority over each other। दोनों ने बोला कि भैया उन दोनों जो डॉगी हैं वो दोनों ज्यादा श्रेष्ठ हैं एक दूसरे से। नटालिया क्लेम्स कि स्क्वीजर वाज हीप्स बेटर देन गेस। वो कहते हैं कि भैया वो तो उससे बहुत ज्यादा ही बेटर है, आपका में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ही वाज यंग एंड वाज ऑफ द बेस्ट पेडिग्री। तो उसने बोला कि वो यंग है और सबसे बेस्ट पेडिग्री का है। पेडिग्री का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रीड, कि वो सबसे अच्छी ब्रीड का है। ही इज थॉरोब्रेड एनिमल, मतलब प्योर ब्रीड का एनिमल है, कोई मिक्सिंग नहीं है उसकी ब्रीड में। लोमोव क्लेम करता है कि जो उसका डॉग है गैस, ही वाज आल्सो वेरी बेस्ट, और उसने भी उसके लिए 125 रूबल्स दिए थे, जो कि एक बहुत ही चीप अमाउंट है एक ऐसे डॉग के लिए जैसा गैस है। यानी मैं कहता है कि मतलब मुझे सस्ते में बहुत ही अच्छा डॉगी मिल गया, तुमने तो 25 रूबल्स खर्चे थे और वो भी उसके लिए, स्क्वीजर के लिए ज्यादा थे। तो इस तरीके से वो दोनों डॉग अपने अपने डॉग्स को डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया मेरा डॉग बेटर। वो कहते हैं कि नहीं भाई तेरा डॉग क्या बेटर होगा, तुझसे बेटर डॉग तो मेरा है। समझ में आया बच्चों। फिर आता है व्हाट डू नटालिया एंड चुबुकोव से अबाउट लोमोव्स हंटिंग स्किल्स। नटालिया और चुबुकोव ने लोमोव की हंटिंग स्किल्स के बारे में क्या कहा और ऐसा उन्होंने
क्यों कहा और उन्होंने क्यों कहा कि वो एक अच्छा हंटर नहीं है। नटालिया टीजेस लोमोव बाय टेलिंग हिम कि उसको डिजर्व नहीं करता हंटर बनना है, उसे ब्लैक बीटल्स कैच करना चाहिए क्योंकि वो आसान होते हैं कैच करने। चुबुकोव सेड कि लोमोव को घर में बैठना चाहिए और अपने पैल्पिटेशंस को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है, ये क्या जाकर हंटिंग करेगा। नटालिया ऑल्सो रिब्यूक्स लोमोव, उसका मजाक उड़ाती है, उसका फटकार लगाती है कि तुम तो एक घोड़े में नहीं बैठ सकते, तुम क्या हंटर बनोगे, तुम क्या हंटर बनोगे भैया, तुम तो घोड़े में नहीं बैठ सकते। इस तरीके से वो उसका मजाक उड़ाकर उसको वहां से निष्कासित करती थी कि जा, तेरा कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। अब आता है बच्चों इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो किस तरीके से आ सकता है। व्हाट आइडिया डू यू गेट अबाउट लोमोव एंड चुबुकोव्स रिलेशनशिप एज नेबर। लोमोव एंड चुबुकोव जो है वो बचपन से ही नेबर्स रहे हैं। इट अपीयर्स दैट इनिशियली इन द टाइम्स ऑफ स्टेपन चुबुकोव्स ग्रैंडफादर एंड लोमोव्स एंड ग्रैंडमदर, ये दो फैमिलीज जो हैं इनका काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो और ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते गए, वो और ज्यादा पाखंडी होते गए, मीन हो गए और बहुत ज्यादा ही सेल्फिश हो गए, जिसकी वजह से दोनों फैमिली के रिलेशनशिप्स आगे आने वाली जनरेशन में खराब हो गए। नाउ अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी नहीं था और ना ही एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए। जो ओनरशिप था ऑक्सन मीडोज का वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन, यानी वो भी दोनों के बीच में एक लड़ाई की जड़ बन के रह गया था। Both were landed families and considered themselves to be superior to each other. दोनों के पास लैंड था और दोनों कहते थे कि भैया हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं। So much that they argued about their superiority of their dogs too. और वो इतना ज्यादा अंधे थे अपनी superiority, अपनी श्रेष्ठता के बारे में कि उन्होंने अपने डॉगीज को भी नहीं बख्शा, डॉगीज पे भी लड़ने लगे। They posed to be very warm and affectionate towards each other. वो दोनों बड़ी दिखाते थे कि भैया हम तो बड़े अच्छे एक दूसरे की तरफ, लेकिन रियलिटी में उनके दिल में एक दूसरे को लेकर नफरत के अलावा कुछ भी नहीं था। और ये हम लोगों को तब पता लगता है जब इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है और ये जो अच्छाई के मुखौटे ये लोग पहन के बैठे थे वो इनके चेहरों से हट जाते हैं। But they could stoop to any limit and hurl abuses not only at each other but all their ancestors. और इतने गिरे हुए लोग हैं कि एक दूसरे को तो गंदगी बोलते ही है, इतना गंद बोल देते हैं कि एक दूसरे के ancestors, एक दूसरे की फैमिली सबको भी उल्टा बोलने लगते हैं। Despite having such an approach, they do not mind taking matrimony as it serves the interest of both the families. इतनी लड़ाई, इतनी hated होने के बाद भी जब शादी की बात आई, matrimony की बात आई, they were like ठीक है करा देते हैं शादी, because उसमें दोनों families का फायदा हो रहा था। Hence, not bothering about any principles या emotions, ये दो फैमिली were like blow hot and cold as it suits them. अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बन जाएंगे, बुरा लग रहा है तो बुरा बन जाएंगे। ये लोग ऐसी फैमिली से इन्हें किसी से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्ले हो जाता है खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड प्ले जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोगों की सेकंड स्टोरी है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े ही नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर के बारे में। नार्सिसिस्टिक माने एक ऐसा इंसान जिसे अपने आप से फर्क पड़ता है, ईगोइस्टिक इंसान था, इंसान नहीं था बेचारा, एलियन था, जिसका नाम है बच्चों थिंक टैंक। तो इसने डिसाइड किया था, ये मार्स में रहता था और इसने सोचा था कि चलो मैं भैया भारत नहीं, हिंदी क्या आता है वो हमारा प्लैनेट अर्थ, हमारे धरती पे अटैक करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा करने से पहले ही वो हमारे यहाँ पर एक किताब पढ़ लेता है जिसमें हम्प्टी डम्प्टी नाम की एक पोएम लिखी होती है और उसे रियलाइज होता है कि ना 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 ये तो मेरे पे अटैक करने वाले हैं, मैं इन पे क्या अटैक करूंगा। तो आइए बच्चों इनकी स्टोरी को समझते हैं। ये नाटक द बुक दैट सेव्ड द अर्थ दो दृश्यों में विभाजित है, दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले दृश्य 25वीं शताब्दी में ग्रह पृथ्वी पर स्थापित किया गया है। दूसरे दृश्य में मार्स स्पेस कंट्रोलर पृथ्वी के बीच बदलता है जब मंगल ग्रह के लोग अपने प्रोब 1 क्रू को भेजा जाता है। जब उन्होंने अपने प्रोब 1 के क्रू को यहाँ पर भेजा था, किस चीज के लिए यहाँ पर उन लोगों ने भेजा था, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या हम धरती के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो नाटक में कुल 7 पात्र हैं जिनके नाम है इतिहासकार यानी हिस्टोरियन, महान और पराक्रमी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट डायोटा, सार्जेंट ऊप और ऑफ स्टेज वॉइस यानी जो हमारा ऑथर है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट डायोटा, ये सार्जेंट ऊप प्रोब 1 यानी PROBE, ये प्रोब 1 चालक दल के सदस्य हैं और वर्तमान में प्लैनेट अर्थ पर सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी में उतरे हैं। ये सेंटरविल लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर उतरे हैं। पहला दृश्य, नाटक की शुरुआत 25वीं सदी के इतिहासकार पर प्रकाश डालने के साथ होती है। प्रथागत अभिवादन और दर्शकों के नमन करने के बाद वह अपने विभाग के सभी को स्वागत करते हैं जो अच्छी पुरानी सुंदर 20वीं सदी के जिज्ञासाओं को संबोधित करते हैं कि उस समय में क्या क्या होता था। वह बताती है कि 20वीं सदी में किताबों का युग कहा जाता था क्योंकि इसमें हर विषय पर किताबें हुआ करती थी। वह श्रोताओं को आगे बताती हैं कि वर्ष 2040 में पृथ्वी पर मंगल ग्रह
के आक्रमण का इरादा है कि 2040 नहीं 2400 के अंदर उनका इरादा है कि वो यहाँ पर अटैक करेंगे, लेकिन आक्रमण कभी नहीं हुआ। दर्शकों को मिशन की विफलता के कारण ये पता से परिचित करने के लिए यह अपने इतिहास दर्शी घुमाती हैं और पाठक और दर्शकों को वर्ष 2040 में वापस ले जाती हैं। यहाँ पे स्पॉटलाइट अब थिंक टैंक पर केंद्रित है। सेकंड, अब यहाँ पर आता है थिंक टैंक, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो मंगल ग्रह में विशाल अंडे पर एक शासक है, जिसके पास उसका परीक्ष यानी जो उसका मेंबर है, उसका साथ जो उसके बंदा रहने वाला है नूडल, वो प्रेजेंट था। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या होता है। एक विस्तृत स्विच बोर्ड और चित्र फलक पर एक चिन्ह जिसके पर लिखा है मार्स स्पेस सेंटर, यानी यहाँ पर जहाँ बैठा है वहां पर लिखा है मार्स स्पेस सेंटर। अप्रेंटिस नूडल प्रथागत और उपयुक्त अभिवादन के बाद ताकतवर थिंक टैंक को निर्देशों का तलाश करता है कि उसका जो ओनर है वो उसे करने को कह क्या रहा है। थिंक टैंक मंगल ग्रह पर मानव युक्त चालक दल प्रोब 1 से संपर्क करना चाहता है, जिसे पृथ्वी पर भेजा जा चुका है। हालांकि अहंकारी थिंक टैंक पहले अपने आईने में परामर्श करना चाहता है कि वो कैसा दिख रहा है, कि आईने बता मैं कैसा दिखता हूँ, ऐसा करना चाहता था वो। वह दर्पण से पूछता है, शीशे से पूछता है कि देश में सबसे बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कौन है। एक संक्षिप्त विराम के बाद एक ऑफ स्टेज आवाज आती है, आप सर। थिंक टैंक प्रतिक्रिया देने में आईने द्वारा दिखाई गई मस्तौदी के अभाव पर नाराजगी व्यक्त करता है कि इतनी देर से रिप्लाई क्यों किया, थोड़ा जल्दी बता देना अगर मैं सुंदर लग रहा था तो। वह तब अपने बड़े सिर की प्रशंसा करता है कि देखो मेरा खोपड़ा कितना बड़ा है, लेकिन वो खोपड़ा बड़ा होने की कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा सर रखने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह अपने बड़े सिर की प्रशंसा करता है और पृथ्वीवासियों पर उनकी कुरूपता के लिए उनका उपहास करता है कि अरे ये तो छोटे सर वाले हैं, इन पे तो क्या ही अच्छा है। वह नूडल को अपने दिमाग के व्यायाम करके रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे उसे एक दिन जैसा गुब्बारा दिमाग बनने का अवसर मिलेगा। तो बोला जैसा मेरा सर गुब्बारा है वैसे तुम्हारा भी सर एक दिन गुब्बारा हो जाएगा, अगर तुम भी वेट करते हो किस चीज के लिए, अगर तुम भी मेरा जैसा काम करते हो तो। दृश्य 2, दूसरा दृश्य मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में बदल जाता है। थिंक टैंक पुस्तकालय में चालक दल के सदस्यों को अपनी अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष में बैठे हुए देख रहा था। यह सदस्य कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप थे। थिंक टैंक ध्वनि संपर्क के माध्यम से अपने दल के साथ संचार कर रहा था, उनसे बात कर रहा था। वह तीनों इस को स्काईओवर पैलेस में उलझन में थे। यहाँ पर वो कंफ्यूजन में थे, एक अजीबोगरीब चीज थी इनके सामने, थिंग थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी इनके सामने, और ये लगता था कि यह किसी तरह का एक भंडारण खिलहान है, यानी उन्हें लगा था कि यार ये ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये क्या है, ये कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कम्युनिकेशन डिवाइस तो किस तरीके का थे। वो एक लाइब्रेरी में वो किताब रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। सार्जेंट ऊप सोचते हैं कि किताब टोपी है और इस तरह उन्हें मनाने हैं कि जिस जगह पर है वह एक बिसाघर है और एक तरह की दुकान जो कपड़े पोशाक को छोटे लेख पेन कपास आदि बेचती है। तो उसको लगा कि भैया ये जो किताब है वो एक टोपी है, तो वो किताब को इस तरीके से खोल के अपने सर पे रख लेता है और बोलता है कि ये तो मैं एक ऐसे ग्रोसरी शॉप में हूँ, नहीं ग्रोसरी नहीं, मैं ऐसे कपड़ों की शॉप में हूँ जहाँ पर ये बेचे जाते हैं। कैप्टन ओमेगा शक्तिशाली थिंक टैंक के सम्मान पूर्वक मार्गदर्शन चाहते हैं, जो कैप्टन को आइटम में से एक को पकड़ने के लिए कहते कि इसमें से उठाओ एक और वह बारीकी से इसकी जांच कर सके कि देखो क्या है, मुझे भी दिखाओ क्या है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला आगे क्योंकि पृथ्वी के जीव हमेशा खाते रहते हैं, इसलिए आइटम एक सैंडविच होगा। उन्हें लगा जो किताब है वो एक सैंडविच होगी। तो अपनी राय की पुष्टि करने के लिए वह कप्तान ओमेगा को किताब खाने का आदेश देता है और वो खाता भी थे। वो खाता तो वो कहते कि अरे सर ये तो मिट्टी जैसा है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं मार्स की सैंड खा रहा हूँ। कप्तान अनुच्छुक है और वह चालाकी से लेफ्टिनेंट आयोटा को किताब देता है। वह बदले में इस चालाक दल के सबसे कनिष्ठ सदस्य को देता है। सार्जेंट ऊप जो किताब खाने की कोशिश करता है, ऊपर से उसके चेहरे पर यह असहज भाव दिखकर थिंक टैंक समझ जाता है कि यह सैंडविच तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। फिर आश्चर्य है कि पृथ्वीवासी इतनी सूखी चीज बिना पानी के खा कैसे सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी खा रहे हैं। नूडल फिर सुझाव देता है कि सर ये सैंडविच किसी प्रकार का उपकरण भी तो हो सकता है कोई डिवाइस हो जिससे इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की जा सकती है। थिंक टैंक इस विचार को श्रेय लेते हैं और इस जांच दल को इस आइटम को सुनाने की सलाह देते हैं। हालांकि गंभीर प्रयासों के बावजूद भी वह सदस्य इसमें से कुछ भी सुनने में विफल रहे। फिर भी थिंक टैंक की राय को नकारने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। तो कैप्टन ओमेगा ने कहा कि शायद इसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल देनी चाहिए।
थिंक टैंक के प्रकोप से सभी बचने के लिए नूडल सुझाव देता है कि शायद ये आइटम को खोला जाए और पृथ्वीवासियों द्वारा देखा जाए कि उसमें क्या लिखा है। थिंक टैंक नूडल से सहमत है और कैप्टन ओमेगा को सूचित करते हैं कि संदर्भित सैंडविच कान संचार के लिए नहीं बल्कि आंख संचार के लिए है, ये सुनने के लिए नहीं देखने के लिए है। वह कप्तान ओमेगा को बड़े रंगीन सैंडविच को लाने का आदेश देते हैं और उसके इस बारे में अपनी राय देने के लिए कहते हैं कि तुम बताओ इसे पढ़ के कि इसमें क्या लिखा है। आयोटा और ऊप ओमेगा के कंधों पर झांक रहे हैं और इस वह किताब को देख रहे हैं। ये किताब इस तरीके से पकड़ी है कि मदर गूज शीर्षक द्वारा उन्होंने यहाँ पे मदर गूज नाम की एक पोयम जो है उन्हें दिखाई देता है और वो भी इस पोयम को पढ़ने के लिए बैठते हैं कि इस पोयम के अंदर ऐसा क्या लिखा है। यानी जो सबसे पहली पोयम इन लोगों ने खोली बच्चों वो थी मदर गूज। आइटम के कोड को डिकोड करने में असमर्थ चालक दल ने सदस्य मदद मांगते हैं। बुद्धिमान नूडल उन्हें फिर एक बार एक मुद्दे में सुझाव देकर कहता है कि कोड को समझने के लिए चालक दल बुद्धि बढ़ाने वाले विटामिनों का उपयोग भी कर सकते हैं और दवाइयों को भी खा सकते हैं। चालक दल पालन करता है और कोड को स्थानांतरित करने का सक्षम हो जाता है। कैप्टन ओमेगा किताब में से एक नर्सरी कविता मिस्ट्रेस मैरी काफी विपरीत को पढ़ता है। वह ऊपर हंसता है लेकिन थिंक टैंक द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। उनके अनुसार छंद का अर्थ है कि पृथ्वीवासियों ने खोज लिया है कि कृषि और खनन को कैसे जोड़ा जा सकता है, यानी मिनरल्स को धरती के नीचे से कैसे उगाया जा सकता है और चांदी जैसी दुर्लभ धातुओं को की फसलें कैसे उगाई जाती है, कि चांदी जैसी आइटम की फसल कैसे बना सकते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वीवासी उच्च विस्फोट के भी विकसित है, वो बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट भी कर सकते हैं। इस खोज से चिंतित महसूस करते हुए उसने नूडल को निर्देश दिया कि वह आक्रमण के बड़े वापस पकड़ने के आदेश दे दे जो नीचे जाकर पृथ्वी पर वह लोग करने वाले हैं। तो उसने बोला कि नहीं अभी अटैक मत करना, अभी रुक जाओ, एक बार आगे पढ़ लेते हैं। दूसरी नर्सरी कविता द डूडल डिडल थी कि द कैट एंड द फिडल थी। थिंक टैंक को और भयभीत कर देती है। वह व्याख्या करता है कि पुरुषों ने अपने घरेलू पशुओं को संगीत, संस्कृति और अंतरिक्ष तकनीक भी सिखा दी कि जिसमें गायें आसमान में उड़ रही हैं। फिर वो पढ़ते हैं हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। वो तीसरी नर्सरी लाइन थी। ये पढ़कर उनकी वो तो बिल्कुल ही उनकी बुद्धि से बाहर चली जाती है क्योंकि वहां पर एक हम्टी डम्टी की तस्वीर बनी थी जिसका बड़ा सा सर था और वो बड़ा सा सर किससे मिल रहा था, थिंक टैंक से मिल रहा था। और इसे वे अपनी तस्वीर समझने की गलत व्याख्या कर लेते हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि पृथ्वीवासी वास्तव में एक उन्नत समूह है और उनके जीवन के पीछे, यानी वो क्या मार्स पे अटैक कर, वो क्या धरती पे अटैक करेंगे, धरती वाले मार्स पे अटैक करने वाले हैं। जैसे कि कविता में दर्शाया गया है वह जल्दी शक्तिशाली गिरावट का शिकार हो गया और वहां से भाग जाता है, बड़ी जल्दी से वो हम्टी डम्टी गिर जाता है। इस प्रकार पृथ्वी ग्रह पर कब्जा करने की योजना उसके द्वारा रद्द की जाती है और वो बोलता है कि नहीं भैया मुझे कोई भी अटैक नहीं करना है। और वो अपने कर्मचारियों को बोलता है कि जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। और वो खुद वो मंगल ग्रह छोड़कर 100 मिलियन किलोमीटर दूर अल्फा सेंचुरी नाम की एक गैलेक्सी में चला जाता है। एक बार फिर इतिहासकार पर रोशनी पड़ती है और दर्शकों को 25वीं सदी में वापस लाया जाता है। इतिहासकार थिंक टैंक की मूर्खता पर हंसते हैं क्योंकि वह एक धूल भरी नर्सरी कविता पुस्तक से हार गया जिसमें हम्टी डम्टी के बारे में लिखा गया था, जिसमें थिंक टैंक के बारे में कोई भी शब्द नहीं था। फिर वह बताती है कि मंगल पर अब एक बुद्धिमान और अद्भुत नूडल का शासन है जो थिंक टैंक के स्थान जिसने थिंक टैंक का स्थान ले लिया है। मंगल ग्रह के लोगों ने पृथ्वीवासियों से बहुत कुछ सीखा है और दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। मंगल ग्रह की राजधानी मेट्रोपोलिस मोर्सोपोलिस में मानव ने एक मॉडल लाइब्रेरी भी बनाई है जहां पर हालांकि किताब जिसे मंगल ग्रह पर कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करता वो है मदर गूज, जो आज भी वहां पर किताब पड़ी हुई है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। शॉर्ट नंबर क्वेश्चन 1 कहता है व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग फ्रॉम अ बुक ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो स्ट्रेंज क्यों थी। The strangest thing from the book from the 20th century did was to avoid the Martian invasion. सबसे अलग चीज जो उसने करी थी वो थी मार्शियन इन्वेजन को रोकना, जो 2040 में होने वाला था अर्थ पे। It was strange because बुक्स जो है वो स्टोर हाउस होती है नॉलेज का और इन्फॉर्मेशन का, वो वेपन्स नहीं है और ना ही उन्हें यूज करा जाना चाहिए इन्वेजन्स को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन उस दिन बुक ने एक इन्वेजन को रुकवाई तो इसीलिए वो बड़ी स्पेशल सी चीज थी। What are the different derogatory terms used by the think tank to refer to Earth? Think tank ने धरतीवासियों के लिए ऐसे क्या क्या अजीब से derogatory terms यूज करे, यानी ऐसे क्या क्या विभिन्न अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। थिंक टैंक ने अर्थ को बोला कि ये तो एक छोटा सा रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट है, ये एक महत्वहीन और मिट्टी का आदिम गोला है, एक पुराना सा गोला है, बड़ा इनसिग्निफिकेंट है, इसकी कोई इज्जत नहीं है।
He calls the inhabitant of earth as earthlings. वो धरती के वासियों को earthlings बोलता था and fits them to be ugly. और वो कहते हैं कि मैं तो बड़ा सुंदर हूँ लेकिन ये तो बड़े ही कुरूप से होते हैं, और क्योंकि इनके बड़े छोटे छोटे से खोपड़े होते हैं, बड़े छोटे छोटे सर होते हैं, तो छोटे सर के अंदर क्या ही जाएगा, क्या ही इंफॉर्मेशन इनके सर में जाएगी. Why does think tank consider himself to be handsome? वो अपने आप को हैंडसम क्यों समझता था? थिंक टैंक अपने आप को हैंडसम और अट्रैक्टिव समझता था क्योंकि उसको लगता था कि उसका जो बलून ब्रेन है इट इज वेरी पावरफुल. उसको लगता था कि जो उसका दिमाग है वो बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, उस दिमाग में बड़ी सारी चीजें डाल सकता है वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. ही होप्स कि नूडल जो है वो भी अपना माइंड एक्सरसाइज करता रहे, बिकॉज एक दिन ऐसे आते आते उसका भी सर बलून जैसा फूल जाएगा, यानी बड़ा बड़ा सा हो जाएगा और इंफॉर्मेटिव भी हो जाएगा. What makes think tank say that earthlings are not primitive as we have thought? अभी उसने पहले बोला कि earthlings primitive हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने बोला कि नहीं यार, जितना मैंने सोचा था earthlings उतने भी खराब नहीं है. थिंक टैंक इज टोल्ड बाय ऊप. ऊप थिंक टैंक को बताता है कि सैंडविचेस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कोड्स के अंदर, और कुछ छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ऐसे गिगलू गुगलू से ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे कुछ लिखा हुआ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, और साथ में उसके पिक्चर्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से थिंक टैंक को लगता है कि यार ये लोग तो बड़े एडवांस हो गए और ये उतने भी पुराने नहीं हैं, उतने भी धकियानूसी नहीं है जितने मैंने इन्हें सोचा था, ये उतने भी आदिम नहीं थे जितना मेरे को लगता था कि ये तो कुछ अलग ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं. दे हैव एडवांस लैंग्वेज. उसको लगा कि इनके पास तो भैया कोई एडवांस लैंग्वेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. हाउ डिड थिंक टैंक इंटरप्रेट द फर्स्ट राइम मिस्ट्रेस मैरी? उसने मिस्ट्रेस मैरी को क्या समझा? थिंक टैंक ने पहली राइम जो दी मिस्ट्रेस मैरी, उसको एक इंडिकेशन समझा कि भैया हमारे यहाँ पे साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया, बहुत बढ़ोतरी हो गई है साइंस में, वैज्ञानिक बढ़ोतरी हो गई है हमारे यहाँ पर. बाय कंबाइनिंग द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, किस तरीके से उन्होंने खनिज और एग्रीकल्चर को यानी अपनी फसल को मिला लिया है. दिस हेल्प देम ग्रो हाई एक्सप्लोसिव. और उसके उस पोएम को पढ़ के उन्हें ऐसा लगा कि वो लोग अब जमीन के अंदर ही बड़े बड़े बॉम्ब उगा लेते हैं. एंड मेटल्स, और इनके पास जो क्रॉप्स है यानी जो फसल है वो भी इनकी सिल्वर और कॉकल शेल्स जैसी जो फसल होती है, यानी जो सिल्वर की फसल ये लोग उगा रहे हैं. तो ये सब चीजें उसके दिमाग में आई जब उसने मिस्ट्रेस मैरी पढ़ी. What orders were passed by think tank? जब उसने हम्टी डम्टी पढ़ ली, हम्टी डम्टी पढ़ने के बाद उसके दिमाग में क्या आया और उसने क्या क्या ऑर्डर पास कर दिए, या अल्फा सेंचुरी जाने का फैसला थिंक टैंक ने क्यों किया, ये थिंक टैंक ने अपना नूडल और अपना प्रोब ग्रू को क्यों दिया अर्थलिंग्स को आफ्टर सिचुएशन हो गई. थिंक टैंक इंटरप्रेट करता है कि हम्टी डम्टी जो है ना वो एक प्लान है जो अर्थलिंग्स बना रहे हैं उसको दुनिया से निष्कासित करने का. वो अपने प्रोब को, अपने ग्रुप को ऑर्डर करता है कि मिशन को अभी के अभी खारिज किया जाए और वो लोग जितना जल्दी धरती को और मार्स को छोड़ के आ सकते हैं वो आ जाए. वो उन्हें कहते हैं कि जितने भी ट्रेसेस तुम यहाँ आए हो वो सब मिटा दो, कोई भी तुम्हारा नामो निशान नहीं रह जाना चाहिए पीछे. इन ऑर्डर टू गेट अवे सेफली वो बोलता है कि जितना प्लैनेट है पूरा का पूरा मार्स खाली कर दो और अल्फा सेंचुरी नाम के गैलेक्सी के अंदर चले जाओ जो मार्स से भी मिलियन किलोमीटर्स मिलियन माइल्स दूर है, ताकि धरती वाले हम लोगों को पकड़ नहीं पाए. तो वो डर के भैया बाय बाय हो जाते हैं. समझ में आया बच्चों? तो आइए देखते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आ सकता है. इन व्हाट वेज थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट इनोसेंट नर्सरी राइम्स एज अ थ्रेट टू मार्शियंस? ऐसे क्या क्या तरीके थे जिससे थिंक टैंक ने सारी की सारी राइम्स को गलत इंटरप्रेट किया था. थिंक टैंक ने सारी की सारी 3 नर्सरी राइम्स थी जिसे मिस इंटरप्रेट किया था. पहली राइम मैरी, मिस्ट्रेस मैरी को उसने लिया था कि भैया हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गई है, यहाँ पे भौतिक विज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर अब हम लोग एग्रीकल्चर और माइनिंग यानी हम लोग पृथ्वीवासी द्वारा वैज्ञानिक उन्नति का संकेत के रूप में करता है. उन्हें लगता है कि इस उच्च विस्फोटक और चांदी की कॉकल शेल के दुर्लभ धातुओं से वे फसल उगाने लगे हैं. उन्हें यह लगता है कि वो एक्सप्लोसिव्स बना रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े बॉम्ब बना रहे हैं, जमीन के नीचे से उगा रहे हैं और मेटल्स की क्रॉप बना रहे हैं जैसे सिल्वर की, तो इसीलिए वो उनसे डर जाते हैं. दूसरी पोएम डिडल डिडल वाली जो पोएम थी इज इन्फर्ड एज एन एविडेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि इनके तो एनिमल्स भी काफी अच्छे हो गए हैं. वो समझ आता है कि उन्होंने अपने एनिमल्स को भी म्यूजिक सिखा दिया. उन्हें गाय भैंस बकरियां गाना गा रही हैं, उन्हें स्पेस में उड़ना सिखा दिया कि गायें आसमान में उड़ रही हैं. इवन द डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. अब डॉगी भी मजाक कर लेते हैं और वो भी कोई इंटरप्लैनेटरी अटैक करने वाले हैं विद काउस, यानी बहुत सारी काउस के साथ वो भी किसी प्लैनेट के ऊपर अटैक करने वाले हैं. यानी इंसान तो इंसान, कुत्ते बिल्लियां गाय भैंस भी अब अटैक करने लगेंगे. ये तक हमारे थिंक टैंक ने सोच लिया था.
फाइनल राइम जो हम्टी डम्टी थी उससे बस वो तो बिल्कुल अंत था हमारे थिंक टैंक के लिए। वो पिक्चर देखता है हम्टी डम्टी की उस राइम के आसपास और उसको लगता है कि यार ये तो मैं हूँ, और वो इतना डर जाता है कि अर्थलिंग्स ने उसको देख लिया है और अब वो उसको ही मारने की कोशिश कर रहे हैं कि आज ही उनकी किताबों में ये चीज़ लिख दी गई है कि ये तो हमारा जो थिंक टैंक है ऐसे मार दिया जाएगा। इसीलिए वो अपना पूरा का पूरा प्लान खत्म करता है और बोलता है कि मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, मुझे ये बात आगे करनी ही नहीं भैया, मेरी तरफ से तो हो गया, मुझे इनसे लड़ाई नहीं करनी है। और वहां से वो अल्फा सेंचुरी भाग जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोगों का सेकंड लास्ट चैप्टर भी हो जाता है डन। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों हमारे लास्ट लेक्चर के साथ इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन।